नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, लेखपाल और ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके हमने 2 क्लासें अभी तक ले चुके हैं और आज की तीसरी क्लास में हम भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में भी हम 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। देखेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ कि संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब इनमें से 4 आपके ऑप्शन दिए गए, कौन इसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। दोस्तों ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय ये क्वेश्चन सही था, बट आज के समय गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जम्मू कश्मीर था वो एक स्टेट था, तो कुछ पूछ रहा था कि कौन इसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो आप जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बट इस समय वर्तमान की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भी क्या है कि स्टेट ना होकर इसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके इस समय के लिए गलत है, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने। तो बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है कि 14 राज्य और 6 संघ आपके 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से। 39 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है की बात कर रहा है, तो बिल्कुल जो मत देने का अधिकार है वो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, और सरकार के अधिशासी जो निकाय हैं इनके पास शिकायत करने का जो अधिकार है ये भी एक राजनीतिक अधिकार है। बट बात करते हैं जीवन का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत एक आपके फंडामेंटल राइट थे, मतलब कि मूल अधिकार है, तो ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान में कब शामिल किए गए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1976 ईस्वी में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे कहते हैं आपके 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी इसकी सिफारिश पर आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आप लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, बिल्कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन से 1976 में क्या जोड़ा गया था, आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो उसमें कुल 10 आपके मूल कर्तव्य थे। जो 11वां मूल कर्तव्य है ये आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 से यहाँ पर दोस्तों लागू हुआ है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो बिल्कुल 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये 26 नवंबर जो 1949 है इस समय ये आपकी अपनाया गया था, इसको अपना लिया गया था कि हाँ ये अपनाया गया, बट इसको पूरी तरीके से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। तो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो पीछे ही मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आत्मार्पित अंगीकृत। ठीक है, तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि देखिएगा हमारे आपके संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। तो बिल्कुल अभी आपने पढ़ लिया कि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था, तो बिल्कुल नहीं। 1951 में पहला संशोधन पारित हुआ था जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ लिया गया था, और सही आंसर क्या होगा, बी। इस दिन संविधान को अंगीकार किया था, कब? 26 नवंबर 1949 को। 44 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। जो संविधान का प्रारूपण था, मतलब जिसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, ये कब पूरा बनकर तैयार हो गया था, जो प्रारूपण है, तो बिल्कुल सही कि आपके 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूपण पूरा हो गया था और इसी दिन इसको अंगीकृत कर भी लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो 45 क्वेश्चन यहाँ पर है कि समग्र रूप से मतलब पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की डिफरेंस है, समझिएगा कि पूरी तरीके से संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ
कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा कि जो डॉक्टर आपके कौन थे, सर BN राव जो थे, ये आपके हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों KM मुंशी का नाम है। इनका अगर आप इनके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम देखते हैं कि कौन से मेधावी छात्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो ये सही होगा, BN राव के यहाँ के संवैधानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस, तो BN राव का क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। जो संघीय प्रकार का शासन है हमारे यहाँ पर है, आप जानते हैं कि जो हमारा स्टेट है और जो हमारा सेंटर है, मतलब हमारा जो केंद्र है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो ऐसे ही सरकार को क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, ठीक है। तो इसके शासन में एक गंभीर दोष है, एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है ये आपसे पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन गया है। तो ध्यान से देखेंगे कि पृथकता का खतरा बन रहा था, ये करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर आपके संघीय प्रकार के शासन में पृथकता का खतरा बन रहा था। क्यों, देखिएगा कि अकुशल प्रशासन ये तो होगा नहीं, जानते हैं कि आपके संघीय प्रकार के शासन में अकुशल शासन तो होता नहीं है, सत्तावादी शासन होता है, ये भी नहीं है। सत्तावादी शासन का मतलब होता है कि जो सेंटर में सरकार है, आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार इस समय सेंटर में चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ तो जो यहाँ पर दोस्तों बंगाल है, वहाँ पर TMC की सरकार चल रही है। किसकी, आपकी तृणमूल कांग्रेस, मतलब ममता बनर्जी जी की, ठीक है। यहाँ पर आपकी BJP की सरकार है। तो सत्तावादी शासन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो मोदी का नियंत्रण है ये कोलकाता पर भी पूरी तरीके से हो। बट आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व TMC पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी का नेतृत्व है, मतलब स्थानीय हितों की उपेक्षा ना हो, इसके लिए आपकी संघीय सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत्तावादी शासन यहाँ पर नहीं होता है और स्थानीय हितों की उपेक्षा भी नहीं होती, क्योंकि हर स्थान पर अपनी अपनी सरकार होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथकता का खतरा बन रहता है संघीय प्रकार के शासन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है किस प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति प्रणाली में, एकात्मक प्रणाली में या फिर संघीय प्रणाली में। तो बिल्कुल करेक्ट जो हमारे यहाँ पर है संघीय प्रणाली, इसमें आपके द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ये, कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जो समाजवादी राज्य है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत एक है। तो भारत एक क्या है, बिल्कुल भारत एक लोकतंत्र है। ना हमारे यहाँ पर कुलीन तंत्र है, ना राजतंत्र है, ना एक तंत्र है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, ठीक है। आपके इसीलिए तो कहा था, आपके किसने कहा था, बिल्कुल सही आपके कहा था कि हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों के लिए आपकी सरकार है, लोगों की सरकार ही है, लोगों के लिए। तो आप इसको आप पढ़ते भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो बिल्कुल जो हमारे यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, ये मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही जो हमारे यहाँ पर प्रस्तावना है उसमें आपके संशोधन हुआ था। अभी एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। एक था दोस्तों आपके समाजवादी, इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछता है आपसे समाजवादी। एक था आपके पंथ निरपेक्ष, इसको नोट कर लीजिएगा, और एक था आपकी अखंडता। तो ये तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिससे आप कहते हैं मूल कर्तव्य, इसको भी संविधान में जगह मिली थी। तो और भी कई सारी चीज़ें इसी संशोधन से हुई थी, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, छोटा संविधान कहकर पुकारा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डी वाला तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जो 44वां संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि जो यहाँ पर दोस्तों हमारा अनुच्छेद 19 है, उसके अंतर्गत आपके 6 प्रकार के कुछ आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई है। तो पहले इसमें आपके संपत्ति का भी अधिकार था, कई प्रकार के 6 प्रकार के अधिकार हैं, पहले इसमें 7 अधिकार थे, उसमें एक संपत्ति का भी अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के अंतर्गत कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है, किसकी, एकल नागरिकता की, ये कहाँ से अपनाई गई है।
इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का, बिल्कुल यूएसए से हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के अंतर्गत कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो जो यहाँ पर दोस्तों संघीय सरकार होती है उसकी आपकी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, इंपॉर्टेंट आपकी क्या होती है विशेषता होती है? दोहरी नागरिकता। तो सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? जो सिटीजनशिप है इसके जो प्रावधान है किस भाग में है? तो बिल्कुल भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स हैं, FR लिख दे रहा हूँ, आप लोग सही लिख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? बिल्कुल DPSP है, क्या आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में संघ है, क्या दोस्तों कि संघ है, जिसे कहते हैं आप यूनियन। ये भाग आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग आपके जबान पर होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। आगे बढ़ जाते हैं भाग अब क्वेश्चन नंबर 56 के अंतर्गत कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए मिलान कर लेते हैं, उसके बाद इसको आपको देखते हैं। आइए पहले हम मिलान करते हैं जूम के साथ। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय नागरिकता, सही देखिएगा, कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है। तो भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है? बिल्कुल पंजीकरण के अंतर्गत मिलती है। तो आपका एक का सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरे का हो जाएगा कि भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, मतलब प्राप्त तो आप पंजीकरण से करते हैं, अंत कैसे होता है? वंचित करके। तो आपका 2 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में आपको दोस्तों है कि विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। तो आपका जो तीसरा है उसका बी हो जाएगा। तो CAB बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CAB ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन कि भारतीय संघवाद निकट है। जो भारतीय संघवाद है, आप जानते हैं हमारे संघवाद में क्या है दोस्तों कि आपकी यूनियन और आपके स्टेट और यूनियन के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन जो यूनियन है, जो आपके केंद्र है, उसकी शक्ति को ज़्यादा माना गया है, ठीक है। तो जो हमारी भारतीय संघवाद इस प्रकार की संघवाद है, ये किसके नज़दीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा कि हमने कनाडा से आपके लिया है ये संघवाद, तो कनाडा के बिल्कुल हम निकट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के अंतर्गत कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र क्या दोस्तों? सुदृढ़ है केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो बिल्कुल पीछे ही बताया है, थोड़ी सी शब्दावली चेंज है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो 58 का बिल्कुल क्वेश्चन बी हो जाएगा, ऑप्शन कनाडा से ली है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना, किसकी योजना? भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा 59 नंबर का क्वेश्चन कि कनाडा से ही हमने महासंघ, भारतीय महासंघ की योजना भी ली है और यहीं से हमने क्या लिया? आपके संघवाद लिया है। आगे बढ़ चलते हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि विधि का शासन, किसका शासन? विधि का शासन मतलब कानून का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? क्वेश्चन नंबर 60 है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो ब्रिटेन है इसकी आपके संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है विधि का शासन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। आप लोग के मुंशी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम देखेंगे कितने टैलेंटेड छात्र हमारे साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता महात्मा गांधी को, BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर BN राव को? तो BR अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और जो BN राव थे क्या दोस्तों? ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो हमारे पर प्रारूप समिति हमारे यहाँ पर बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें कुल 7 सदस्य थे। तो इन चारों में से कौन उसमें नहीं थे? BR अम्बेडकर बिल्कुल थे, उसके अध्यक्ष भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर इनका पूरा नाम था, अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर, ये भी थे। इसके अलावा उसमें कौन थे? इसके अलावा आपके राजेंद्र प्रसाद भी थे, बट गोपालाचारी आयंगर नहीं थे क्योंकि ये कोई नाम ही नहीं था। ये दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है आपके रॉन्ग है, क्वेश्चन आप क्या है आपके रॉन्ग है
क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी तो नहीं थे। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद भी तो आपके प्रारूप समिति के नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें दो ऑप्शन हो गया। ये शायद इसमें गलती क्या करते, जो गोपालाचारी यहाँ पर अयंगर लिखा है, ये गोपालाचारी अयंगर नाम का और गोपाल स्वामी अयंगर था। क्या दोस्तों, आपके गोपाल स्वामी अयंगर था, यन गोपाल स्वामी अयंगर, ये इनका नाम था, ना कि गोपालचारी अयंगर। तो ये कहना क्या आपके चाहते थे, इनका ऑप्शन ये होना चाहिए था शायद। एक सेकंड वेट करिएगा, इस क्वेश्चन को सही कर दे रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन अब बन गया। क्या ऑप्शन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया, आपके ऑप्शन बन गए आपके यहाँ पर कि यहाँ पर सही से मैं कर लूँ थोड़ा। तो क्वेश्चन बन गए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। नहीं, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी तो इनका इतना ही नाम था, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। देखिए थोड़ी सी भूल हो गई यहाँ पर, अयंगर इनका पूरा नाम नहीं था, इनका नाम तो अल्लादी कृष्ण स्वामी ही था। अयंगर तो इनका नाम था ना, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें आ गई, बट आप सही देखिएगा कि बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो बिल्कुल करेक्ट अब आपका हो जाएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। आपके बी आर अम्बेडकर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर अब आपका बन जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 7 सदस्य प्रारूप समिति भी जानिएगा। अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे, ये भी जानिएगा। आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं। आधारभूत अभिलक्षण की यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा है, किसकी, आपके आधारभूत अभिलक्षण की। कौन से हैं, जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कई सारी चीज़ों को आपके क्या किया जाता है, आपके संशोधित किया जाता है। तो कौन से ऐसे आधारभूत अभिलक्षण हैं जिन्हें आपके संशोधित नहीं किया जा सकता। ये 63 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जटिल न बनाते हुए हम जानते हैं आप सभी लोगों के लिए कठिन है ये क्वेश्चन। थोड़ा समय आपको देते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड का सोच लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। सेकंड ऑप्शन, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। डी ऑप्शन है कि संप्रभुता बिल्कुल, भूभागीय अखंडता बिल्कुल, संघीय प्रणाली बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो डी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों आपके लिए बन जाएगा कि हमारे यहाँ पर संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये कुछ ऐसे आधारभूत अभिलक्षण हैं जिन्हें 368 के अंतर्गत किया जाता है, आपके संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ें 64 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्याय की समीक्षा करना, तो बिल्कुल आपके यूएसए से न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो बिल्कुल भारत का संविधान क्या है आपके सबसे बड़ा है, और ब्रिटेन का संविधान क्या है आपके अलिखित है। आगे बढ़ें 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है। असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। तो ये क्वेश्चन भी आज के मुताबिक गलत है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को आपके आर्टिकल 370 के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान थे जिससे कि बिना राज्य के परामर्श से संघीय सूची में दिए गए विषयों पर भी आपके विधि निर्माण नहीं कर सकती थी संसद। बट अब ऐसा नहीं है, अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और अनुच्छेद 370 को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर संघीय सूची है, आप जानते हैं कि जो हमारी अनुसूची है, ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर अनुसूची 7 है दोस्तों, हमारा मन तो था कि आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके कई सारे चीज़ें आपको फैक्ट में बता दें। फिर लोगों ने कहा सर हमने पढ़ा तो है, आपको टेस्ट लेना है, तो सर आप टेस्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराइए। इसलिए हमने इस बार आपको डिटेल में ना जाकर आपको क्वेश्चन के आंसर जल्दी बताता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको लेनी है, कि मैं आपको आपको अच्छा लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो या फिर एक क्वेश्चन से डिटेल एनालिसिस किया जाए।
देखिएगा दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या आइए कि हमारे यहाँ पर जो दोस्तों 12 अनुसूची हैं, कितनी अनुसूची हैं आपकी 12 अनुसूची हैं, उसमें जो अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है कि कौन से विषय पर आपके राज्य कानून बना सकता है, कौन से विषय पर कानून बना सकता है और कौन से विषय पर दोनों बना सकते हैं। तो पहला है दोस्तों आपके संघ सूची आप लोग लिख लीजिएगा। तो संघ सूची में संघ आपके कानून बनाता है ऐसे विषयों पर जो इसमें विषय में है। जो राज्य सूची, इस पर आपके इसमें जो विषय हैं उस पर राज्य कानून बना सकता है। और दोस्तों एक है आपकी समवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। बट अगर दोनों की बात करते हैं, अगर दोनों इस पर काम करते हैं तो किसका माना जाएगा, अंत में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो केंद्र की बात मानी जाएगी इसमें। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो संघ सूची है इसमें कुल 97 विषय दिए गए हैं, इतने पर आपके संघ कानून बनाता है। जो राज्य सूची है इसमें कुल 66 विषय दिए गए हैं, इस पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय दिए गए हैं। तो ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो संघ सूची है इसमें कितने मध्य हैं, मतलब कितने विषय हैं, तो 97 है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। और अगर राज्य की पूछते तो 66 और समवर्ती की पूछते तो 47। आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, बिल्कुल 68 क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकारें हैं आधार हैं, किसका आधार है, अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, फिर आरक्षण का। तो बिल्कुल लोकतंत्र का आधार है स्थानीय सरकारें। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 69 के अंतर्गत कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। क्या पूछ रहा है कि आपके लोकतंत्र के वास्तविक आधार जो है इसके ही विपरीत जाती है। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली है, दलीय पार्टी ऐसी नहीं है तो लोकतंत्र में है, संसदीय प्रणाली बिल्कुल नहीं, आर्थिक प्रणाली जो अर्थव्यवस्था ये भी नहीं, जो यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है, अभी भी ऊंच नीच की जो बातें हैं जाति व्यवस्था, ये हमारे लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सही, अवसर की समानता होना चाहिए, बिल्कुल सही, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन होगा उक्त सभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। दोस्तों ये हमारे यहाँ पर जो क्लास 9th की NCERT बुक है, ठीक है, उसमें ये बात बिल्कुल यही बात आपकी लिखी भी गई है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें क्या होता है, उसमें जबकि सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन जो सत्ताधारी हैं इनको हारने और जीतने का समान अवसर होता है। तो ये ऑप्शन होगा, ये लोकतांत्रिक सरकार की बात है। क्वेश्चन नंबर अपने आखिरी की तरफ बढ़ते हैं 72 की तरफ। ये भी क्लास 9th की जो यहाँ पर NCERT की बुक है उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है। तभी तो लोग कहते हैं कि आप क्या पढ़िए दोस्तों, आप NCERT बुक पढ़िए। तो उसमें भी कहा गया कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है क्या होती है वो कि संवैधानिक जो कानून है, ठीक है, और जो नागरिक के अधिकार इनके द्वारा जो खींची गई निर्धारित सीमा है इसके भीतर ही काम करते हैं कैसी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आपके, ठीक है, तो हमने 36 कल किए थे तो 36 हमने आज किए। इन 36 में से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन गलत थे, आपने देखा 2 क्वेश्चन आपके गलत थे, जम्मू कश्मीर समेत आ गए थे, तो 34 क्वेश्चन हुए। इन 34 में किसके कितने आंसर हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके जरूर करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ता हूँ, रोज देखता हूँ किसने क्या कमेंट किया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपके यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 34 में अगर आपके 25 से अधिक क्वेश्चन है तो समझिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ते रहिए दोस्तों। यहाँ पर इस चैप्टर के जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी इसके कुल 72 ही क्वेश्चन थे। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पार्ट 4 तो उसमें हम मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उस चैप्टर में कुल 65 क्वेश्चन है तो उसको 2 वीडियो के माध्यम से 35 और 30 करके हम कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे चैप्टर करके हम पूरे संविधान का एक खाका आपके दिमाग में तैयार कर देंगे। फिर एक महामैराथन लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे 500, 700, 1000, 2000, 3000 उसको एक ही वीडियो का अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरा संविधान आपके दिमाग में आ जाएगा। तो एक ही करके जितने भी क्लास आ रहे हैं उसको देखते चलिए और अपने नोट्स को बनाते हुए चलते रहिए। चलिए दोस्तों
आपसे विदा लेते हैं, बट विदा लेते वक्त एक बात जरूर कहेंगे कि कोरोना की इस महामारी में आप लोग अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत अधिक ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए और संविधान आपके भारत को के साथ दीजिए, अपने देश का इस लड़ाई को हराने में। वैसे कोरोना की जो गति है वो थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी है और ऐसा ही अगर रहा जिस प्रकार से आप लोग पालन कर रहे हैं कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, तो बहुत जल्दी हम कोरोना से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए और इस लॉकडाउन के काल में आप पढ़ते रहिए, यही आपकी पॉजिटिविटी का राज बन सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।